नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए एक और जबरदस्त अब तक की सबसे डरावनी कहानियों में से एक आपके सामने लेकर हाजिर हो चुका हूं। ये कहानी आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी और शायद इस कहानी को सुनकर आपको रात को नींद भी ना आए। दरअसल यह कहानी कुछ ऐसी है जो काफी भयानक और काफी डरावनी है। यह कहानी है दिल्ली के रहने वाले साहिल की, जो एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव है और पिछले कई सालों से वो इस कंपनी में काम कर रहा है। अब क्योंकि दिन भर उसका काम कंप्यूटर के सामने बैठे रहने का रहता है, तो साल में कम से कम वो एक बार कहीं बाहर घूमने के लिए जरूर जाता है। उसकी एक प्यारी सी पत्नी है निशा, जिसे वो बहुत प्रेम करता है। अब वो हमेशा अपने काम में बिजी रहता है, तो महीने में एक बार तो वो इतना टाइम निकाल ही लेता है नॉइस ताकि अपनी पत्नी को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाएं। तो इस बार की गर्मियों के अंदर उसने प्लान बनाया कि वो अपनी पत्नी को किसी पहाड़ वाले इलाके में लेकर जाएगा। तो वह दिल्ली से हिमाचल प्रदेश की ओर जाने का टूर बनाता है, लेकिन वहां पर उसके साथ एक बहुत ही बुरी घटना घटित होती है, जिसके बाद वह उल्टे पैर ही वापस दिल्ली आने का फैसला करता है। लेकिन फिर अचानक से उसके दिमाग में एक ऐसा विचार आता है कि वह वहीं पर रुक जाता है। आखिर क्यों उस खौफनाक मंजर के बाद भी वो वहां पर रुकने का फैसला करता है, और उसके साथ क्या घटना घटित हुई थी, ये हम उसकी जुबानी में ही सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, साहिल की जुबानी में हम कहानी सुने उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग स्टोरी तो अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन आपकी कुछ जिम्मेदारी भी है। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे यह बताने की कि वीडियो अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है। इसका आप लोग कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, तो मुझे कमेंट में बताइए। मैं आपके कमेंट को पढ़ने के लिए काफी बेसब्री से इंतजार करता रहता हूं, और मैं आपके कमेंट का नीचे जवाब भी दूंगा। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी संख्या भी बढ़ाने की पूरी कोशिश कीजिए। तो अब आगे की कहानी साहिल की जुबानी। नमस्कार साथियों, मैं हूँ साहिल और मेरी उम्र तकरीबन 26 साल की है। जैसा कि आपको पता चल ही चुका है कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर काम करता हूं। तो इस बार गर्मियों के अंदर मैंने अपनी पत्नी को साथ लेकर उसको पहाड़ी इलाकों में घुमाने का प्लान बनाया। शहर में काम करते करते मैं काफी बोरिंग हो जाता हूं और डेली एक ही रूटीन को फॉलो करते करते मन उबसा जाता है। तो मैं निकल चुका था दिल्ली से बाहर एक शानदार जगह पर घूमने के लिए। शहर के शोरगुल से दूर पहाड़ों की गोद में पहुंचकर मेरे मन को एक अनोखा सुकून मिल रहा था, और प्रकृति की यहाँ की जो सुंदरता थी नॉइस, वो तो वाकई में कमाल की थी। हरे भरे और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखकर मेरा मन काफी प्रसन्न हो गया था, क्योंकि मुझे इस बचपन से ही हरे भरे जंगल और पहाड़ों से एक अनोखा ही लगाव था, और प्रकृति के बीच रहना मुझे काफी पसंद है। तो वहां पर पहुंचकर एक पहाड़ी के ऊपर मैंने एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया था, और मेरे साथ मेरी पत्नी निशा भी थी। मेरी अभी नई नई शादी हुई थी, तो मैं अपनी पत्नी को भी खुश करने के लिए घुमाने के लिए लाना चाहता था। हालांकि अक्सर मैं घूमने तो जाता हूं, लेकिन मैं पहली बार अपनी पत्नी को किसी दूर स्टेट में घुमाने के लिए लेकर आया था। तो इस पहाड़ी वाली जगह को देखकर उसे भी बड़ा प्यारा लग रहा था। आगे घुमावदार पहाड़ी से नीचे उतरकर लगभग 2025 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर पड़ता था, और जब हम वहां पर पहुंचने वाले थे तो बाजार से थोड़ा जरूरत का अपना सामान भी खरीद कर ले आए थे। जैसे जैसे कार आगे बढ़ रही थी, तो बड़े ही डरावने और
घुमावदार रास्ते सामने आ रहे थे जो मुझे तो रोमांचित कर रहे थे, लेकिन मेरी पत्नी यानी निशा को थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था। लेकिन जैसे ही उसके सामने वो पहाड़ों की जबरदस्त खूबसूरती देखी तो इससे खूबसूरती को डोट देखकर सारे डर को भुला चुकी थी। वहां पर पहुंचकर एक पहाड़ी के ऊपर हमें एक छोटा कमरा किराए पर मिल गया था। उससे थोड़ी दूरी पर नीचे उतरने पर एक छोटा सा गांव था। इसमें करीब 2025 घर रहे होंगे और हमारे उस घर से वो गांव पूरा क्लियर दिखाई देता था। अब क्योंकि पहले दिन हम सफर में काफी थक चुके थे, तो जैसे ही बेडरूम में पहुंचे तो तुरंत ही नींद के आगोश में चले गए। रात के करीब 12 या 1 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा। अचानक निशा की आंख खुल जाती है। उसे एक भयानक चीख सुनाई देती है जो रात के सन्नाटे को चीरते हुए उसके कानों तक पहुंच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी का मर्डर किया जा रहा हो और कोई लड़की जोर जोर से चिल्ला रही हो। मगर मैं अब तक भी गहरी नींद में ही सोया हुआ था, क्योंकि मेरी एक खराब आदत थी। अगर मैं एक बार नींद के आगोश में चला गया तो फिर भले ही मेरे सर के ऊपर ढोल बजाओ या साउंड बजाओ, मुझे मैं नींद से नहीं उठ पाता था। मगर निशा की नींद छोटे मोटे शोर शराबे को सुनकर ही खुल जाया करती थी। तो जैसे ही उसने यह चिल्लाने की चीख सुनी तो वह तुरंत बिस्तर से उठ गई। लेकिन जैसे ही वो उठती है तो उसे वो आवाज दोबारा सुनाई नहीं देती है। तो वो वेट करती है दोबारा उस चीख के सुनाई देने की, और थोड़ी देर बाद ही उसे फिर से रोने, चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। ये सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये आवाज किसी औरत की लग रही थी। वो सोचने लगी कि इतनी रात को ये आवाजें कहाँ से और क्यों आ रही हैं। ये सवाल निशा के मन में बार बार उठने लगा। क्या बाहर कोई भटकती रूह घूम रही है? उसे डर लग रहा था, मगर क्योंकि मैं उसके पास में सोया हुआ था तो यह सोचकर उसे थोड़ा बहुत हौसला मिला, कुछ हिम्मत मिली। थोड़ी देर बाद वो आवाज बंद हो जाती है। वह काफी देर तक जागती रही, लेकिन फिर से कोई आवाज उसे सुनाई नहीं दी। तो वह मेरे से लिपटकर सो जाती है, और उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब सुबह देर तक सोने के बाद उसकी आंखें खुलती है तो वह बिस्तर में मुझे नहीं देखकर परेशान हो जाती है। तो वह जल्दी से उठती है, हाथ मुंह धोती है और फ्रेश वगैरह होकर मुझे बाहर ढूंढने के लिए आती है। लेकिन मैं उसे सामने ही मिल जाता हूँ। दरअसल मैं नीचे यूं टहलने के लिए आ गया था, लेकिन जहां पर मेरी वह गाड़ी खड़ी थी उसके नीचे की जमीन थोड़ी गीली गीली से हो गई थी। तो मैं उस गाड़ी को चेक कर रहा था कि उसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। उसमें थोड़ा थोड़ा सा तेल टपक रहा था जो जमीन पर काफी फैल चुका था। तो निशा मेरे पास पहुंचती है और मुझसे पूछती कि क्या हुआ। तो मैं कहता हूं कि पता नहीं, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था क्या। कल तो अच्छी खासी में इसको लेकर आया ही था, लेकिन आज पता नहीं इसके क्या हो गया है। और मुझे टेंशन हो गई थी कि मुझे इस कार को अब मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा, और क्योंकि मैकेनिक इस गांव में था नहीं तो मुझे इसके लिए शहर जाना होगा। तो मेरी पत्नी कहती है कि अपनी गाड़ी को बाद में संभाले रहना, पहले चलो कुछ अंदर चलकर चाय नाश्ता कर लो। तो मैंने कहा ठीक है देवी जी, जैसी आपकी मर्जी। अब मुझे वो थोड़ा टेंशन में देख कर मुंह फुला लेती है। तो मैं उसका मूड ठीक करने के लिए पहाड़ों के मौसम को देखकर दो चार शायरी सुना देता हूँ। नॉइस तो वह भी बिना कुछ कहे मेरी ओर मुस्कुरा देती है। नाश्ता पानी करने के बाद हम गांव को और पास से देखने के लिए घर से निकल जाते हैं। धीरे धीरे मैं उस गाड़ी को चलाता हूँ, क्योंकि वह थोड़ी खराब हो गई थी। अब धीरे धीरे चलने की वजह से उसे गांव तक पहुंचने में करीब 20 मिनट लग गए।
इसके अलावा वह सड़क भी काफी पथरीली थी और घुमावदार रास्ते भी बने हुए थे। जब हम गांव में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कुछ पक्के मकान भी बने हुए थे, तो कुछ लकड़ी के या कच्ची मिट्टी के मकान भी वहां पर मौजूद थे। गांव में अच्छी खासी चहल पहल भी बनी हुई थी। ऐसे ही चलते हुए जब हम एक झोपड़ी के सामने से गुजर रहे थे तो मेरी पत्नी की नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है जो दूर से हमारी ओर देखकर हमको घूरे जा रही थी। उसके चेहरे पर काफी झुर्रियां बनी हुई थी। उसके बाल उलझे हुए थे जो बिल्कुल सफेद थे, और अगर उसे रात में कोई देख ले तो डर के मारे उसकी तो जान ही निकल जाए। उसकी आंखों में कुछ ऐसे भाव पनप रहे थे जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो। तो मेरी पत्नी निशा उसके पास पहुंच जाती है तो वह कहती है, चली जा इन पहाड़ों से वापस, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा तेरा। अचानक वह दोबारा से बोलती है कि आने वाली रातें तेरे पर बहुत भारी पड़ने वाली है। उसने जिस अंदाज में अपने मुंह से यह बोला, यह सुनकर निशा काफी डर गई थी। डर की एक लहर उसे अपने जिस्म में उठती सी महसूस हो रही थी। यह देखकर मैं अपनी पत्नी को कुछ कहने ही वाला था कि एक आदमी वहां पर बोल पड़ता है कि साहब ये तो पागल है, इसकी बातों पर कोई ध्यान मत दो। इस बेचारी का सारा परिवार खत्म हो गया है तो ये पगला गई है। तो मैं अपनी पत्नी को भी वापस गाड़ी में बैठने के लिए कहता हूँ और 2-3 घंटे उस गांव में घूमने के बाद हम वापस अपने घर की ओर लौट आए। अब कुछ देर आराम करने के बाद मैंने निशा से कहा कि मुझे इस गाड़ी की मरम्मत करवाने के लिए शहर की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई मैकेनिक है नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे यह कहने के बाद निशा अकेले रहने से कुछ डर सी रही थी, क्योंकि उसे उस औरत की बात घूम घूम कर याद आ रही थी, और रात में भी उसके साथ जो एक्सीडेंट हुआ था, जो आवाजें उसे सुनाई दे रही थी, तो उस वजह से वह थोड़ा डरी हुई थी। लेकिन मैंने उसको विश्वास दिलाते हुए कहा कि मैं शाम होने से पहले वापस आ जाऊंगा। मैं गाड़ी स्टार्ट करके शहर की ओर आ गया, लेकिन निशा का ध्यान बार बार उस बूढ़ी औरत की कहीं बातों पर जा रहा था। ऐसा क्या है जो इस बूढ़ी औरत ने यहाँ पर देखा है, या फिर क्या वह सचमुच में एक पागल औरत है? ये सोचते सोचते निशा घर से बाहर निकलती है, और पहली बार उसे यह ध्यान में आता है कि यहाँ पर तो एकमात्र ही मकान है, क्योंकि आसपास के जो मकान है वह टूटे हुए हैं और उनका मलबा इधर उधर बिखरा सा पड़ा हुआ है। उसके दिमाग में सवाल उठ रहा था कि एक ही मकान यहाँ अकेले में क्यों है और बाकी मकान कैसे टूट गए। और भी ऐसे सवाल उसके मन में उठ रहे थे जिनका उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर ऐसे विचार करते करते वह घर से थोड़ा बाहर की ओर आ जाती है। थोड़ी देर बाद उसे दूर एक औरत दिखाई देती है, तो निशा उसे आवाज देती है, तो वह महिला रुक जाती है। निशा उसके पास जाकर पूछती है कि इस एक मकान को छोड़कर यहाँ बाकी मकान टूटे हुए क्यों हैं? क्या पहले यहाँ भी कोई गांव बसा हुआ था? वह औरत जवाब देती है कि कुछ साल पहले यहाँ काफी सारी आबादी हुआ करती थी। घर भी यहाँ पर बसे हुए थे, लेकिन फिर बाद में यह सभी वहां से निकलकर नीचे जाकर बस गए और एक नया गांव बसा लिया। निशा ने पूछा, लेकिन क्यों? तो उसने बताया, क्योंकि इस जगह को सब श्रापित मानने लगे थे। इस जगह पर इंदिरा नाम की एक लड़की की आत्मा भटकती थी, और कहते हैं कि आज भी वह रातों में यहाँ भटकती दिखाई दे जाती है। रात को चीखती है और चिल्लाते है। उस पहाड़ी औरत की बातें सुनकर निशा और ज्यादा डर गई थी। उस औरत के वापस जाते ही उसने जल्दी से मेरे को फोन लगाया और मुझसे पूछती है कि मैं कब तक वापस आ जाऊंगा।
मुझे उसकी आवाज घबराई और डरी हुई सी लग रही थी। यह सुनकर मुझे भी कुछ अजीब लगा कि यह घबराई हुई सी क्यों बात कर रही है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो वह अकेली है तो कुछ घबरा गई होगी। मेरे पहुंचने के बाद मैं उसके एक झटके में ठीक कर दूंगा। तो मैंने कहा कि बेबी तुम घबराओ मत, मैं कुछ देर में यहां से रवाना हो जाऊंगा। गाड़ी ठीक हो चुकी है अब, क्योंकि शाम होने में थोड़ा बहुत ही समय बचा था और कल जो ये खूबसूरती निशा के मन को भा रही थी, आज यही खूबसूरती उसके मन में खूब डर पैदा कर रही थी। उसके मन में बार बार ये ख्याल आ रहे थे कि जल्द से जल्द इस मनहूस जगह को छोड़कर वापस वह दिल्ली आ जाएं। दोस्तों, मैं मैकेनिक से रवाना हो रहा था तभी आसमान में काले काले बादल निकल आए थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में बारिश शुरू हो जाएगी। उधर निशा भी घर में अकेली थी तो वहां पर भी बारिश का मौसम बन गया था और कुछ देर बाद दोनों ही जगहों पर तेज बारिश शुरू भी हो गई थी। और पहाड़ों के अंदर जब एक बार बारिश शुरू होती है तो काफी लंबी चलती जाती है, और ऐसे ही वो बारिश शाम तक चलती रही। उधर निशा का दिल अंदर ही अंदर बैठने लगा था। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि वह घर में अकेली कैसी रहेंगी। वहीं तेज बारिश की वजह से मैं भी अपनी गाड़ी को नहीं चला पा रहा था, क्योंकि पहाड़ों का रास्ता था तो वहां पर फिसलन हो जाती है, तो मुझे भी निशा की चिंता होने लगी थी। मगर इतनी तेज बारिश में इन खतरनाक पहाड़ों पर चढ़ना जानलेवा हो सकता था, और बारिश बंद होने तक रात के 8 बज चुके थे। बारिश के बंद होते ही मैंने जल्दी से गाड़ी निकाली और पहाड़ों की चढ़ाई शुरू कर दी। उधर निशा को एक एक पल भारी लग रहा था। उसने खाना बना रखा था, लेकिन बिना खाए पिए ही वह बिस्तर पर लेट गई थी। अभी उसे लेटे कुछ ही समय हुआ था कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। तो वह बुरी तरह से घबरा गई, लेकिन फिर उसके मन में आया कि शायद मैं दरवाजे पर आ चुका हूं। वह जल्दी से दरवाजे के पास पहुंची और दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। मगर कुछ सोचते हुए वह रुक गई और उसने कहा, साहिल क्या तुम हो? मगर बाहर से कोई जवाब नहीं मिला, पर दोबारा मेरा नाम लेकर पुकारना है। लेकिन उसे सामने से कोई जवाब नहीं मिल पाता है तो वह बुरी तरह से घबरा जाती है। अब उसके दिमाग के अंदर उस बूढ़ी अम्मा की बातें आने लगती हैं। साथ ही उस पहाड़ी औरत ने जो बातें कही थी कि इंदिरा नाम की जो लड़की यहाँ पर घूमती है, उसकी आत्मा लोगों को यहाँ पर परेशान करती है। ये सभी प्रकार के गलत गलत विचार उसके दिमाग में आते जा रहे थे। अचानक उसे दरवाजे के बाहर से ऐसी आवाजें आने लगती है जैसे कोई तेज तेज सांसें ले रहा हो। निशा सर से पांव तक कांपकर पीछे हट गई। दहशत उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। उस पहाड़ी औरत की कही बातें उसके ज़ेहन में कौंधने लगी और उस बूढ़ी माई की चेतावनी उसके दिमाग में घूमने लगी कि आने वाली रातें बहुत भारी पड़ेगी। मुझ पर उसने डरते हुए इधर उधर निगाह दौड़ाई और कोने में रखा हुआ एक मोटा डंडा उठा लिया ताकि वह आने वाले खतरे से निपट सके। ठीक उसी समय एक रूह कंपा देने वाली चीख से सारा इलाका थर्रा उठा। निशा ने हाथों में जो डंडा थामा हुआ वह उसके हाथों से दूर जा गिरा। वह बुरी तरह कांप उठी थी। ये वही चीख थी जो उसने कल सुनी थी। उसने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया और मेरा नंबर डायल किया, मगर फोन नहीं मिल सका। शायद खराब मौसम के कारण नेटवर्क चला गया था। और साथियों, दूसरी ओर मैं अपनी कार के साथ सड़कों पर भागा जा रहा था। मुझे रह रहकर निशा की याद आ रही थी। सोच रहा था कि वो दिन से ही कह रही थी कि मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। लेकिन खराब मौसम ने पूरा मामला तहस नहस कर दिया।
अचानक मुझके सामने से एक पेड़ के नीचे कोई सफेद सा साया नजर आया। घना अंधेरा, दूर दूर तक बस सन्नाटा। एक पल के लिए तो मैं बहुत ज्यादा डर सा गया, क्योंकि मैंने पहाड़ों की बुरी आत्माओं के बारे में बहुत सी कहानियों सुन रखी थी। रात का समय और सुनसान इलाका वैसे ही किसी को डराने के लिए काफी होता है। ऊपर से ये नई आफत, कुछ सोचकर अगले पल मेरा पैर एक्सीलेटर पर दबता गया। मैं सामने की ओर देखता हूं तो वो साया मुझे साफ साफ नजर आता है। उसके जबड़े सख्ती से भिंचे हुए थे, लेकिन एक्सीलेटर पर पैर जाते ही गाड़ी की रफ्तार एकाएक तेज हो गई। उस जगह से गुजरकर मैंने कुछ राहत की सांस ली। मैं ये सोचकर परेशान हो गया कि उस पेड़ के नीचे वो सफेद सफेद क्या था, कोई शैतानी आत्मा या कोई छलावा। अभी मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था कि अचानक कार के बोनट पर जैसे कुछ आके गिरा। मैं सिहर उठा। सफेद कपड़ों में लिपट्टी भयावह आकृति थी। वह एकदम से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। कुछ समय के लिए मेरा ध्यान भटक गया और तेज रफ्तार गाड़ी गहरी खाई की तरफ जाने लगी। खतरे का एहसास होते ही मैंने गाड़ी दूसरी तरफ तेजी से मोड़ दी। नतीजा ये हुआ कि खाई से बचते हुए वह पहाड़ी के एक हिस्से से जा टकराई। मेरा सिर स्टीयरिंग से टकराया और मैं बुरी तरह चिल्ला उठा। धीरे धीरे मेरी आंखें बंद होने लगी और उसके बाद क्या हुआ मुझे